तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी विश्वास सीरीज़। तो आप विश्वास रखिए, मैं आपको पूरा क्लास 12th का जितना भी सिलेबस है सारे चैप्टर्स को एक एक लाइन के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं आप लोगों को सुमिता अरोरा की बुक से पढ़ाने वाला हूँ, उसके PDF से। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों के लिए PPT बना नहीं सकता। एक्चुअली मेरा इससे पढ़ाने के पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जब एक बार PPT देखकर जाते हो तो फिर आप लोग अपनी बुक को रिफ़र करते हो कि जो जो हमने पढ़ा है वो सब हमारे बुक में था, कुछ छूटा तो नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग सुमिता अरोरा की बुक से ही पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको इससे बताऊँगा, साथ में जो कोडिंग्स होगी वो मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन रिवीजन टूर। इसमें 2 या 3 लेक्चर्स लग सकते हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या पाइथन से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी? ज़रूर थी। सी थी, C++ थी। लेकिन तो पाइथन को क्यों लाया गया? ये सवाल सबके मन में आता है भाई। जब C++ ये सारी लैंग्वेजेस थी तो पाइथन क्यों आया? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पाइथन सबसे ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये आपकी एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लोगे तो आपको पाइथन पूरा एकदम मक्खन की तरह समझ में आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं पाइथन इन्वेंट किसने किया था। तो पाइथन को इन्वेंट किया था गाइडो वैन रूसम ने। किसने इन्वेंट किया था? गाइडो वैन रूसम ने इन अर्ली 1990s। तो ये वो महानुभाव थे जिन्होंने हमें पाइथन दिया, इतनी सिंपलर लैंग्वेज दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथन के कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन का पहला कंपोनेंट है टोकन। तो टोकन क्या होता है? चलिए डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स, और इसी को लेक्सिकल यूनिट्स भी कहा जाता है। तो टोकन्स क्या होता है? ये तो डेफिनेशन तो सबको आती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपकी बॉडी है, चलिए मेरी बॉडी है ना। तो मान लीजिए मेरी बॉडी जो है वो एक पाइथन का प्रोग्राम है। तो उसके लिए टोकन्स क्या होने वाले हैं? आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका आंसर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मेरी बॉडी जो है ये पाइथन प्रोग्राम है तो इसके लिए जो टोकन होगा ना वो होगा इसके ऑर्गन्स, ब्रेन, लीवर, चेस्ट, हार्ट, ये स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? इसके ऑर्गन्स हैं। मतलब ये सब एक्चुअली में इनके अलग अलग फंक्शन है ना। आपकी किडनी जो है आपके वाटर को प्योरीफाई करती है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। लंग जो होते हैं वो आपके एयर्स को प्योरीफाई करते हैं। हार्ट जो है वो पंप करता है, उसी वजह से तो आप जिंदा हैं। और ब्रेन, इसकी फंक्शंस के बारे में तो पूछो ही ना, सारे फंक्शन तो इसी के फंक्शन हैं। तो उसी तरह मतलब इनके अपने अलग अलग काम हैं, लेकिन ये सारे काम जब मिल जाते हैं तब आपकी बॉडी बनती है और प्रॉपर वर्क करती है। उसी तरह टोकन्स जो हैं वो पाइथन प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से हैं। मतलब हर छोटा हिस्सा पाइथन प्रोग्राम का जो होता है उसे हम लोग टोकन कहते हैं ना। और ये सारे छोटे छोटे हिस्से मिलकर ही एक पाइथन प्रोग्राम को बनाते हैं। तो पाइथन जो होता है वो कितने टोकन्स जो होते हैं पाइथन में वो कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहले कीवर्ड होता है, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा लिटरल्स, चौथा ऑपरेटर्स और 5वां पंचुएटर्स। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पंचुएटर्स क्या होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं ना। कीवर्ड्स वो वर्ड हैं जिनकी मीनिंग्स पाइथन को ऑलरेडी पता है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो HTML हो या फिर आपकी पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपने कुछ वर्ड्स को एकदम सिक्योर करके रखती हैं। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग पाइथन को ऑलरेडी पता होती है। मतलब अगर आप ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो पाइथन को पता है कि अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो मुझे क्या करना है आगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ
कीवर्ड्स को, तो फॉल्स हो गया, डेल हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, वाइल हो गया, नन हो गया, ब्रेक हो गया। तो आप ये सारे देख सकते हैं, मैं सबका नाम नहीं लेने वाला, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो जैसे इस प्रोग्राम में कितने कीवर्ड्स यूज़ हैं, ये देखिए फॉर एक कीवर्ड यूज़ है, इन कीवर्ड यूज़ है, इफ़ कीवर्ड यूज़ है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं। इनकी मीनिंग पाइथन को पता है कि फॉर लिखा होगा तो क्या करना है, इन लिखा है तो क्या करना है, इफ़ लिखा है तो क्या लिखना है, एल्स लिखा है तो क्या करना है, एलिफ लिखा है तो क्या करना है, कंटिन्यू लिखा है तो क्या करना है, ब्रेक लिखा है तो क्या, कितने नाम में लूप, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो कीवर्ड्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग्स टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स। सिंपल सी मीनिंग है कि कीवर्ड्स जो है वो स्पेशल वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स जो होती है वो लैंग्वेज के कंपाइलर मतलब पाइथन का कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता रहती है। तो कीवर्ड्स ओवर। तो सेकंड टोकन्स कितने तरह के थे, 5 तरह के। पहला क्या, कीवर्ड, हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है, आइडेंटिफायर्स, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, चलिए आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो उसको अगर कोई और मतलब वो करता है, आप समझ रहे हैं क्या करता है, तो आप क्या कहते हैं, हे ये मेरी सेटिंग है ना, ये मेरी बंदी है। तो क्या वो बंदी है आपकी, क्या वो सेटिंग है, नहीं, वो गर्ल है, ह्यूमन बीइंग है ना। लेकिन आप क्या कहते हो, ये मेरी सेटिंग है ना। तो सेटिंग से आप क्या कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई ये जो गर्ल है ये मेरी है ना। आप तो उसी तरह आइडेंटिफायर्स होते हैं। अगर मैं लिस्ट लिख दूँ ना, लिस्ट के अंदर लिख दूँ 1, 2, 3, 4। अब मुझे जहाँ जहाँ लिस्ट यूज़ करनी होगी मैं वहाँ लिखूँगा 1, 2, 3, 4। नहीं, मैं उसको कुछ छोटा सा नाम दे दूँगा। मान लो लिस्ट इज इक्वल्स टू दे दिया कि लिस्ट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। मैं आपको लिस्ट के बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो अब मुझे जहाँ जहाँ भी मुझे उस लिस्ट का काम होगा मैं सीधा लिस्ट लिख दूँगा ना। तो चलिए ये तो सिंगल लोगों के लिए बहुत बुरा एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जब आपकी जब बर्थ हुई थी तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नाम दिया, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे आदित्य नाम दिया। तो अब क्या हो गया, अब मैं तो हूँ एक ह्यूमन बीइंग, मैं हूँ एक बॉय, लेकिन मैं जाना किस चीज़ से जाता हूँ, मुझे आइडेंटिफाई किस चीज़ से किया जाता है, तो मेरे नाम से किया जाता है। क्या, आदित्य। मुझे कोई भी मुझे बुलाएगा तो ये नहीं कहेगा हे ह्यूमन बीइंग कम हियर, कहेगा आदित्य कम हियर। तो उसी तरह पाइथन में भी जो भी हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। उसको छोटा, जैसे अगर मैंने एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा तो मुझे वो स्टेटमेंट का जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा मैं थोड़ी ना वो बड़ा स्टेटमेंट लिखने वाला, मैं उसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक नाम दे दूंगा। मुझे पाइथन प्रोग्राम में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ने लगेगी मैं उस नाम को ही लिख दूंगा, मेरा प्रोग्राम छोटा हो गया, मुझे ईजी हो गया। तो इसीलिए आइडेंटिफायर्स होते। चलिए इसकी छोटी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स। आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जो कि आप प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को देते हो। वो डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है और मैनी मोर। तो अब दूसरा बात आता है कि भैया ऐसे ही कोई भी नाम दे देंगे रैंडमली, कुछ भी, मन, राम, श्याम, मोहन, 1, 2, 3, कुछ भी नहीं भैया। हर चीज़ को करने का एक रूल होता है। सब्र करो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। नोटेड, पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। उसमें आप छोटे लेटर से लिख रहे हो या बड़े लेटर से लिख रहे हो वो अलग कर देगा। आप आदित्य बड़े लेटर में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपने लिखा आदित्य बड़े लेटर में ना, आपने आदित्य बड़े लेटर में लिखा तो इसका मतलब वो पाइथन इसको अलग ऑब्जेक्ट मानेगा। और अगर मैं इसको छोटे लेटर में लिखता हूँ तो पाइथन इसको अलग, मतलब ये आदित्य वो आदित्य सेम नहीं है। पाइथन के लिए वो बड़ा वाला आदित्य अलग है और ये छोटा वाला आदित्य अलग है। तो पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, उसमें आप ऐसे आदित्य लिखो या वैसे आदित्य लिखो, उसके लिए आदित्य आदित्य ही है। चलिए रूल्स देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल, वेरिएबल नेम मस्ट बी ओनली ए नॉन कीवर्ड्स विथ नो स्पेस इन बिटवीन। मतलब जो आपने वेरिएबल्स के नाम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सीधे एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मैं ये नहीं लिख सकता कि प्रिंट
इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि प्रिंट इज इक्वल्स टू आदित्य ना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? प्रिंट जो है वो उसको आप कैसे कर सकते हो? प्रिंट तो एक कीवर्ड है ना, उसकी मीनिंग तो पाइथन को पता है। जैसे ही उसको प्रिंट दिखेगा वो खोजेगा क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, और उसको जब कुछ मिलेगा नहीं तो आपने तो उसको एज ए आइडेंटिफायर यूज़ किया तो आपको एरर दे देगा, क्योंकि उसके लिए तो प्रिंट का मतलब यही है कि प्रिंट के जो बॉक्सेस हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, प्रिंट के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट लगता है उसके अंदर क्या एलिमेंट है मुझे सट से उसको प्रिंट कर देना है। लेकिन आपने तो उसको एक एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर लिया। तो इसलिए पहला रूल ये है कि आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल एज अ आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। मतलब आपको प्रिंट लिखना है, चलिए प्रिंट के साथ 1 लगा दिए, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। प्रिंट के साथ 1 लगा दो, मतलब सिर्फ प्रिंट नहीं लिखना है, सिर्फ आप कंटिन्यू नहीं लिख सकते, ब्रेक नहीं लिख सकते, टेल नहीं लिख सकते, तो आप जो कीवर्ड्स है उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी मीनिंग्स तो उसे ऑलरेडी पता है, तो वो आपको एरर दे देगा। तो पहला रूल है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नॉन कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं। तो इसको टिक कर देते हैं, ये में आ गया। वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब जो भी आप आइडेंटिफायर बना रहे हो उसमें 3 ही चीज़ होनी चाहिए। पहला, लेटर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर इस्तेमाल करो, उसमें कोई नाहा नहीं है। दूसरा, आप नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हो 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से लेके 0 से लेके 9 तक किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। और अगर स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो आप सिर्फ एक स्पेशल सिंबल या यूज़ कर सकते हो, और वो स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर। आप कोई और स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है कि जो आपका आइडेंटिफायर है ना, वो नंबर के साथ बिगिन नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी कंटेन कर सकता है, मतलब कुछ भी क्या, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर ही कंटेन कर सकता है आइडेंटिफायर, लेकिन उसमें भी जो पहला वर्ड होगा आइडेंटिफायर का वो एक नंबर नहीं होना चाहिए। आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन नंबर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो ये 3 रूल थे। आपको आइडेंटिफायर्स आप कैसे डिफाइन करने वाले उसके ये 3 रूल्स थे, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको नॉन कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और इन तीनों के कम्बिनेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए। और तीसरा क्या है, जो आपका आइडेंटिफायर है वो नंबर के साथ बिगिन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ के साथ वो बिगिन हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सही है। तो ये सारे वैलिड ही हैं, यहाँ लिखा है द फॉलोइंग्स आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो ये सारे ही वैलिड हैं। और ये देखिए ये कुछ अनवैलिड है। चलिए रीज़न देखते हैं कि क्यों ये अनवैलिड है। तो इसमें ये देखिए, ये अंडरस्कोर तो नहीं है, ये कोई स्पेशल दूसरा स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसलिए ये कैंसल। इसमें क्या, ओहो मैंने आपको कहा था लेटर्स के साथ शुरू, नंबर्स के साथ शुरू नहीं होना चाहिए। 2 क्या है, एक नंबर है, तो ये भी कैंसल। ब्रेक, ब्रेक क्या है भैया, रिजर्व कीवर्ड है, तो आप इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चौथा, इसका तो दिख ही रहा होगा, ये देखिए इसमें एक बिंदु आ गया है, तो ये भी कैंसल। तो हमने 2 टोकन्स को पढ़ लिए हैं भैया। टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी मीनिंग जो पाइथन प्रोग्राम है उसको पहले से पता है भाई कि ये यूज़ करने वाले हैं तो इसका मुझे क्या करना है। और आइडेंटिफायर्स, नेम्स, जो आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को जो आप नेम देते हो वो आइडेंटिफायर। तो इतना तक तो KDS हो चुका है। KDS किल डेट स्लॉटेड, ये चुराया हुआ है मैथमेटिकली इंक्लाइंड चैनल से। तो लीटर्स या फिर वैल्यूज़, तो लीटर्स क्या होते हैं? अभी तक मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कहा कि आइडेंटिफायर से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं चलिए आपको एग्जांपल से सीधा दिखाता हूँ कि आपने ए इज़ इक्वल्स टू आप 1 भी लिख सकते हो, फिर आप ए इज़ इक्वल्स टू आप 2 भी लिख सकते हो। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप ए की वैल्यू आप फिक्स नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो ना। ए की वैल्यू 1 है, फिर ए की वैल्यू 2 है। अच्छा, अगर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, अब आप प्रिंट ए लिखते हो तो क्या प्रिंट होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या प्रिंट होने वाला है। अगर आप प्रिंट ए लिखते हो, हाँ केस सेंसिटिव है ना, तो छोटे से आएगा ना। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या प्रिंट होने वाला। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ और रन जा, देखिए 2 प्रिंट हुआ, क्योंकि जैसे ए इज इक्वल टू 1 लिखे, ए की वैल्यू 1 स्टोर हो गई,
लेकिन फिर आपने ए को जब 2 लिखा तो जो 1 वैल्यू थी वो 2 से रिप्लेस हो गई। मतलब आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे और सेम आइडेंटिफायर से अलग अलग चीज़ को डिनोट करेंगे, तो जो लास्ट थिंग आपने उस आइडेंटिफायर से डिनोट किया होगा वही चीज़ वैलिड होगा। इसमें कुछ और भी रूल हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो लास्ट में आते हैं, लास्टली आपने आइडेंटिफायर को जो वैल्यू प्रोवाइड की है आप उसे प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू आने वाली। जैसे मैंने लास्टली ए को 2 दिया था तो मैंने ए को प्रिंट किया तो 2 ही आया। तो लीटर्स क्या होते हैं? तो लीटर्स अभी आइडेंटिफायर देखा ना, उसमें आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, वो वैल्यूज बदलने वाली। लेकिन लीटर्स क्या होता है? लीटर्स वो हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू, अगर आपने 2 लिख दिया तो वो भैया 2 ही रहने वाला है, ए लिख दिया तो ए ही रहने वाला है। तो लीटर्स क्या होते हैं? लीटर्स आर द डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड और अ कांस्टेंट वैल्यू। हेलो, तो लीटर्स क्या होते हैं? लीटर्स आर द डेटा आइटम। लीटर्स वो डेटा आइटम है जिनकी फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज ही होने वाली हैं। तो पाइथन कितने तरह के लीटर्स प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहला हो गया स्ट्रिंग लीटर्स, फिर दूसरा हो गया आपका न्यूमेरिक लीटर्स, तीसरा हो गया आपका बूलियन लीटर्स और चौथा है आपका स्पेशल लिटरल नन। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या होता है ना। तो स्ट्रिंग लीटर्स का कुछ मतलब स्ट्रिंग लीटर्स क्या है? स्ट्रिंग लीटर्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स। सिंपल आपको स्ट्रिंग लीटर्स में कुछ नहीं समझना है। स्ट्रिंग लीटर्स को मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई भी चीज़ ना, इसको डिलीट करते हैं, अगर कोई भी चीज़ सिंगल इन्वर्टेड या फिर कोई भी चीज़ सिंगल इन्वर्टेड या फिर डबल इन्वर्टेड के बीच में इंक्लोज्ड है, इस बात को नोट कर लीजिए। कोई भी चीज़ अगर सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड में इंक्लोज्ड है तो वो एक स्ट्रिंग है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में आदित्य लिखता हूँ तो आदित्य क्या है? आदित्य एक स्ट्रिंग है। इसके अंदर मैं इसमें मैं न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख देता हूँ 1 2 3 4, तब भी ये एक स्ट्रिंग है। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर लिख दो, मान लो मैंने ये स्पेशल कैरेक्टर लिख डाला, तब भी ये एक स्ट्रिंग ही है। मतलब वो वैल्यूज़ जो डबल कोटेड के बीच में इंक्लोज हों तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो अब स्ट्रिंग लीटर्स भी भैया अलग अलग तरह के होते हैं। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जो आप एक लाइन में लिख देते हो और दूसरी जो आप मल्टीपल लाइन में लिखते हो। तो स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया? वो चीज़ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इंक्लोज होती है वो एक स्ट्रिंग होती है। भले उसके अंदर आपने नंबर डाला हो, कैरेक्टर डाला हो, स्पेशल कैरेक्टर डाला हो, उनके कम्बिनेशन डाले हों, लेकिन वो एक स्ट्रिंग ही होने वाला है। अब स्ट्रिंग भी भैया 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है। थोड़ा पानी पी ले। चलिए, कैमरा तो मैंने क्लोज कर लिया था, वैसे मैं पानी पी रहा था। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली बार इतना बोल रहा हूँ ना, पहला वीडियो भी है तो थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी ना। चलिए, तो स्ट्रिंग कितने तरह के होते हैं? स्ट्रिंग 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है। तो हाँ, ये क्या खुल जाता है, यहाँ पे देखते हैं ना। ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ क्या है? जूम करके दिखाऊँ क्या? ये चीज़ क्या है भैया? ये एक लाइन में लिखी हुई है ना, ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। जो भी चीज़ एक लाइन में लिखा हो इसको आप चलाते जाओ, जैसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ जो मन तो, लेकिन एक ही लाइन में होना चाहिए, तो वो एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। चाहे वो कितनी लंबी जाए, लेकिन वो एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है अगर वो एक लाइन में लिखा हुआ है तो। इसका मतलब तो आप उसके नाम से ही जान गए होंगे कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब एक लाइन में लिखाएगी और मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब 2 लाइन में लिखाएगी। लेकिन मैटर ये है कि एक लाइन वाले को कैसे लिखना है और 2 लाइन वाले कैसे लिखना है। तो एक लाइन वाले को सीधा आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल सकते हो, लेकिन अगर 2 लाइन वाली लिखनी है ना भैया, तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा टिटिम्मा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
ये मैंने खोल दिया, फिर इसमें मैंने लिख दिया आदित्य। फिर अगर आपको लाइन चेंज करनी है और स्ट्रिंग को चेंज नहीं करना है तो आपको फिर लगाना पड़ेगा ये स्लैश ना। अब आप इसको इंटर कर दो। अब आप यहाँ लिख दो यादव, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे मेरा दूसरा नाम रोशन है तो मैं रोशन लिख देता हूँ। तो ये कि अब ये जो है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है और ये एक ही स्ट्रिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भाई यहाँ स्लैश लगाया हो। जैसे आप अपने कॉपी में लिखते हो 4 वर्ड इधर लिखा जाता है, तो जैसे आपको लिखना था कंप्यूटर, और मैं आपको कैसे दिखाऊँ, जैसे कि आपने यहाँ तक लिखा ना कॉम जो है लाइन के जैसे पेज ख़त्म होते होते आपने कॉम लिख दिया, और UTR आपको दूसरी लाइन में लिखना है तो आप क्या यूज़ करते हो? एक डैश यूज़ करते हो ना, कि भैया वो और ये जो दोनों वर्ड है ये सेम वर्ड है, इसको जोड़ के पढ़िएगा। उसी तरह ये जो है ये इंडिकेटर है कि ये जो लाइन लिखी हुई है और ये जो लाइन लिखी हुई है ये सेम लिटरल की लाइन है। क्या है ये एक इंडिकेटर है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे लिखो, आप आदित्य लिखो, फिर इंटर करके रोशन लिखो, फिर आप अपने चैनल का नाम लिखो, मतलब अपना ही चैनल है ना, मेरा है, आपका है, सबका है, अपना है, सब लिखिए, लेकिन ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा भैया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो हमने क्या पढ़ा? स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा और स्ट्रिंग के टाइप के बारे में पढ़ा। तो एक छोटा सा माइंड में बना लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इंक्लोज हो वो एक स्ट्रिंग होता है। फिर स्ट्रिंग कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रिंग 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग क्या है? एक लिटरल है, टाइप ऑफ लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग एक लाइन में लिखती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन्स में लिखते हैं। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये देखिए, ये ब्लैक लिस्ट था जो कि मैंने यूज़ किया था यहाँ पे भी यूज़ किया है, ये दिखाने के लिए कि भैया अभी मेरा स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब तो आप पढ़ सकते हैं ना। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स नाम ही आपको बता देगा कि न्यूमेरिक लिटरल्स है, मतलब है कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने वाले हैं। तो भैया अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख रहे हो, एक बात को ध्यान रखना ना, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख रहे हो, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ना, इसको हटाओ, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अभी ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना, अभी ये जो है इस कितना है ये, बहुत ज़्यादा जाने दो ना, कितना है? 1,23,45,678 ना। तो अभी ये जो है ये क्या है? अभी ये एक न्यूमेरिक लीटर है ना, लेकिन अगर आपने इधर एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इधर भी एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो खेल हो गया। मतलब अब ये क्या हुआ? अब ये न्यूमेरिक लीटर से एक स्ट्रिंग लीटर में कन्वर्ट हो गया ना। अब फिर आपने कॉमा हटाया तो फिर ये एक न्यूमेरिक लीटर हो गया। तो न्यूमेरिक लीटर और स्ट्रिंग लीटर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना। अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रह गई है, अब वो क्या है? अब वो एक स्ट्रिंग है। क्या है? अब वो स्ट्रिंग लिटरल है। और अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं इंक्लोज है तो क्या है? तब वो एक न्यूमेरिक लिटरल है। चलिए, तो अब न्यूमेरिक लिटरल्स कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहले इंट, साइंड इंटीजर्स, INT, इंट। तो इंट माने होता है इंटीजर्स। अगर आप मैथ की स्टूडेंट है तो आप इंटीजर्स का मतलब तो जानते होंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, और साथ में आपको ज़ीरो फ्री है। तो ये क्या है? ये आपके इंटीजर्स हैं, है ना। और फिर इंटीजर्स को कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। दूसरा फॉर्म क्या है? ऑक्टल फॉर्म में लिखा जा सकता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपने ये सारे फॉर्म पढ़े होंगे कि डेसिमल से ऑक्टा फॉर्म में कैसे करते हैं, ऑक्टा फॉर्म से हेक्सा फॉर्म में कैसे करते हैं, हेक्सा फॉर्म से डेसिमल में कैसे करते हैं, और इन सब से बाइंडिंग कैसे करते हैं। बहुत कचरा कर दिया, इसको साफ़ करना पड़ेगा। साफ हो जा। हाँ, तो आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे कि डेसिमल फॉर्म क्या होता है, ऑक्टल फॉर्म क्या होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ ना। तो डेसिमल फॉर्म सिंपल इंटीजर्स, सिंपल इंटीजर्स जो है वो, ये सिंपल इंटीजर्स जो होते हैं वो डेसिमल फॉर्म होते हैं। ऑक्टल फॉर्म भी आपने पढ़ा होगा और हेक्साडेसिमल फॉर्म भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। नहीं पढ़ा है तो आप जाकर एक बार उसको ज़रूर देख लें।
बाद में मेरा जब 12th का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको 11th की सीरीज़ में भी लेक्चर्स बनाकर दूंगा अगर टाइम बचता है तो ये इंटीजर वाला तो खेल ख़त्म हो गया ना कि इंटीजर क्या है। इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स और साथ में ज़ीरो फ्री ना, विथ नो डेसिमल पॉइंट। डेसिमल भले ये डेसिमल फॉर्म लिखा हुआ है लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगना है। अगर डेसिमल पॉइंट लग गया तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल हो गया, जो कि मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो इंटीग्रल्स कितने हैं? डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आप लोग जानते हैं, तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। अब फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल्स भैया कुछ नहीं है, अगर आपने डेसिमल पॉइंट बीच में डाल दिया ना, अगर आपने डेसिमल पॉइंट बीच में डाल दिया तो आपके वो एक फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल्स हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इतने मैंने सुनता रोरन लिखा है। फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल्स और रियल इंटीग्रल फ्लोट्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स and are written with decimal points dividing the integers, and the fractional parts are numbers having the fractional parts. These can be written लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जर लगा दो ना। तो these can be written in fraction form। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर बीच में आपने पॉइंट लगा दिया कहीं भी तो वो फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल हो गया, पॉइंट नहीं लगाया तो वो इंटीजर हो गया, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीग्रल। तो इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स लिटरल इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा a+ij के फॉर्म में होता है ना। अगर आप लोग 11th में अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। और प्रोग्रामिंग में 12th की प्रोग्रामिंग में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन तभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं मैथ साइड से ही हूँ। तो a+ij, तो यहाँ पर a जो है ये रियल पार्ट है ना। a क्या है? a जो है वो रियल पार्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर a जो है तो बन नहीं रहा है। a जो है आपका ना, ये जो a है आपका ये रियल पार्ट है ना, और जो ये j के साथ b लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे मुझे लिखा हुआ था 2 प्लस ना 3j, अगर मैंने लिखा है 2 + 3j, तो ये जो 2 है ये क्या है? ये रियल पार्ट है ना, ये एक रियल पार्ट है। और 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है ना। और j ये डिनोट कर रहा है कि ये j के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट बोले तो होता क्या है। तो अगर यहाँ पर 3j लिखा है तो इसका मतलब आप जान रहे हो j क्या रिप्रेजेंट करता है? तो j रिप्रेजेंट करता है, j की वैल्यू जो होती है वो होती है √-1। तो j की वैल्यू क्या होती है? j की वैल्यू होती है √-1। तो अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ था 2 + 3j, तो इसका एक्चुअली मतलब था कि ये इक्वल होगा 2 + 3 √-1। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जहाँ पर -1 हो जाता था तो हम लोग कहते थे नो रियल रूट्स फाउंड ना। फैक्टराइजेशन में जब हम लोग को -1 कहीं मिल जाता था, अंडर रूट में कोई माइनस वैल्यू मिल जाती थी, तो हम लोग कहते थे नो रियल रूट्स फाउंड। तो भैया अब तो वो 10th था तो वहाँ पे तो नो रियल रूट्स फाउंड करके काम हो जाता था। लेकिन जब आप 11th में आओगे तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर जो √-1 है इसको आप j ले लो और सॉल्व करते जाओ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, खासा इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको 12th में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो मैंने आपको थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए दे दिया। मैथ वाले तो ये सब जानते ही होंगे। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल। तो हमने क्या पढ़ लिया? न्यूमेरिक लिटरल में हमने इंटीजर्स को पढ़ लिया है, और इंटीजर्स को पढ़ने के बाद और दूसरा हमने फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल्स लिटरल्स को भी पढ़ लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? चलिए बात देख लेते हैं। लीटर्स में हमने स्ट्रिंग लीटर्स को पढ़ लिया। स्ट्रिंग लीटर्स क्या होते हैं? जो डबल कोट में होते हैं। फिर उसमें हमने सिंगल लाइन स्ट्रिंग को लिया जो एक लाइन में लिखते हैं, मल्टी लाइन को लिखा जो मल्टीपल लाइन में लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है? जहाँ लाइन चेंज कर रहे हो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो बैकस्लैश, या फिर आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या था? न्यूमेरिक लीटर था। तो न्यूमेरिक लीटर में भी 2 टाइप हैं,
एक पहला इंटीजर है, इंटीजर में 3 टाइप हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सागोनल, ये तीनों ही आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल, कोई भी नंबर हो उसमें अगर पॉइंट लगा हुआ है तो फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल है। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई जे के फॉर्म में होता है, जहाँ पर a जो होता है वो रियल पार्ट होता है नंबर का, और b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। j क्या होता है, j की वैल्यू होती है √-1। फिनिश। बूलियन लीटर्स क्या होते हैं? तो बूलियन लीटर्स इन पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 बूलियन वैल्यूज। बूलियन लीटर्स जो होते हैं वो 2 वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बूलियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन लीटर क्या करते हैं? बूलियन लीटर जो होते हैं वो सिर्फ 2 बूलियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स ना। तो बूलियन लीटर्स में सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। तो बूलियन लीटर कैन हैव वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन लीटर्स भी हमें समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा? स्ट्रिंग लीटर्स, न्यूमेरिक लीटर्स, बूलियन लीटर और स्पेशल इंटीग्रल्स नन। अब नन क्या है? तो अगर कहीं पर भी आपको वैल्यूज़ नहीं देनी है तो अ नन लीटर इज़ यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यूज़। अगर कहीं पर भी वैल्यूज़ का एब्सेंस है तो ना, अगर कहीं पर भी वैल्यूज़ का एब्सेंस है तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाती है उसको, और वो वैल्यू होती है नल। मतलब आपने अगर कोई फंक्शन क्रिएट किया और वो फंक्शन जो है वो जो लास्ट लिमिट थी उसको एक्सीड कर गया ना, तो जो नेक्स्ट वैल्यू वहाँ पर आइडेंटिफायर को मिलने वाली है ना वो होगी नल। क्योंकि आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं थी तो पाइथन प्रोग्राम ने या फिर पाइथन के कंपाइलर ने उसको एक वैल्यू दे दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसको देना ही था। बाद में भले एरर आया वो दूसरी बात है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो देना था, तो वो क्या दे दिया? वो नन दे दिया। नन क्या सिग्निफाई करता है? नन सिग्निफाई करता है कि वहाँ पर वैल्यू की एब्सेंस है, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो पाइथन कैन ऑल्सो स्टोर लीटर कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टपल्स एंड लिस्ट। तो हाँ, वो टपल्स और लिस्ट के फॉर्म में भी लीटर्स कॉम्बिनेशन को स्टोर कर सकता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे। तो हमने लीटर्स को एकदम फिनिश कर लिया है। इन लीटर्स क्या होते हैं? जिनके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है। लीटर्स के टाइप्स स्ट्रिंग लीटर, न्यूमेरिक लीटर, बूलियन लीटर, और चौथा क्या था? स्पेशल लीटर नन। तो ये चारों मुझे लगता है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हमने उसमें क्या कर लिया? टोकन्स में हमने कीवर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है, ऑपरेटर आइडेंटिफायर्स को कंप्लीट कर लिया है, और लीटर्स को कंप्लीट कर लिया। चौथा क्या था? चौथा था ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। तो चलिए, जैसे मैंने लिखा 23 प्लस 45। तो यहाँ पर जो 23 है और जो 45 है ये दोनों ऑपरेंड्स हैं ना। ऑपरेंड्स क्या होता है? जिनके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है ना। ऑपरेंड्स क्या होता है? जिनके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है। जैसे पेशेंट क्या होता है? जिनके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है। तो पेशेंट जो है उसको आप ऑपरेटर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं ना, कि जैसे पेशेंट का ऑपरेशन होता है, मतलब सीरियस पेशेंट्स का, जो कि मतलब आईसीयू में होते हैं, छोड़ो, जो मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप ऑपरेटर्स से कंपेयर कर सकते हो। और ऑपरेशन करता कौन है? डॉक्टर। और तो आप डॉक्टर को ऑपरेटर्स किस तरह ट्रीट कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा 23 प्लस 45, यहाँ पर जो 23 है वो एक ऑपरेंट है और 25 एक ऑपरेंट है, और उसके बीच में जो प्लस लिखा हुआ है वो एक ऑपरेटर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये तो सर चलिए फटाफट देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, तो एक्सपोनेंशियल सब ना, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स ये हो गए आपके स्लैश, और ये जो आप ऊपर ये देते हो और ये, तो ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर हो गए। शिफ्ट ऑपरेटर, ये शिफ्ट ऑपरेटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है शिफ्ट ऑपरेटर, ये शिफ्ट ऑपरेटर है ना। और फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स,
इज़ या इज़ नॉट, है या नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जो दो चीज़ के बीच में रिलेशन बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो क्या दिखा रहा है ये एक रिलेशन दिखा रहा है 3 और 2 के बीच में, तो ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। नाम से ही आप सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड एन और, तो एंड एन और क्या है, ये कुछ लॉजिकल काम करता है ना। आदित्य और रोशन ना, आदित्य या फिर रोशन, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि अगर तो ये कब आपको फॉल्स देगा, जब दोनों ही चीज़ फॉल्स होगी, मतलब आदित्य भी फॉल्स हो और रोशन भी फॉल्स हो, ये वाली कंडीशन में ये फॉल्स देने वाला है। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू देने वाला है। और एंड मतलब क्या होता है, एंड, जैसे आदित्य एंड रोशन लिख दिया, तो अगर आदित्य भी सही है रोशन भी सही है तब ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। ट्रू क्या है, एक बूलियन वैल्यू है, बूलियन लिटरल है ना। नहीं तो अगर आदित्य चाहे गलत हुआ या फिर रोशन चाहे गलत हुआ या आदित्य रोशन दोनों गलत हुए, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा। फॉल्स क्या है, ये भी एक बूलियन लिटरल है। तो ये भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने आदित्य लिखा था और आदित्य इज इक्वल्स टू 2 लिखा था, क्या कर रहे हो आप आदित्य को 2 असाइन कर रहे हो, आदित्य को आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हो और वो वैल्यू जो है वो 2 है। तो कैसे पता चला कि आप आदित्य को वैल्यू असाइन कर रहे हो 2, वो बीच में जो इज इक्वल्स टू लगा है उससे पता चला। यहाँ पर इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इज इक्वल टू सिंगल लगा हुआ है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इज इक्वल टू लगा हुआ है तो मतलब वो मैथ वाला इज इक्वल टू। सिंगल इज इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इज इक्वल टू तो वो मैथ वाला इज इक्वल टू ना। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये जो है आदित्य को वैल्यू असाइन कर रहा है और वो वैल्यू है 2, तो ये असाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मुझे लगता है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और बाकी जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो आपने लिखा आदित्य प्लस ना, आदित्य प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो अगर आप इसको सिंपलर फॉर्म में लिखो तो इसका मतलब क्या है मैं आपको लिखता हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब सेम होगा, तो कैसे लिखूँगा, आदित्य इज इक्वल्स टू आदित्य प्लस 1 ना। तो ये जो है और ये जो है दोनों सेम है, मतलब क्या, जो पहला वाला आदित्य था, इसके कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला आदित्य था उसमें एक और 1 और जोड़कर जो वैल्यू आ रही है वो अब आप आदित्य को असाइन कर दो। मैंने आपको कहा था ना कि कैसे, जैसे जैसे आइडेंटिफायर्स की वैल्यू चेंज होती है तो जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू उसको मिली रहती है वो उसी को डिस्प्ले करता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया ना। चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे लिखा मैंने a इज इक्वल्स टू 2 लिखा ना, a इज इक्वल्स टू 2 लिखा और फिर मैंने लिखा a प्लस इज इक्वल्स टू 1 ना। अब मैं प्रिंट करने वाला हूँ, a को देखते हैं क्या आता है ना। बहुत ही एक्साइटिंग है भाई, देखते हैं क्या आता है। ओ 3 आ गया, कैसे भैया? तो मैंने आपको बताया ना इसका मतलब क्या है, a प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो a की पहले वैल्यू 2 थी तो उसने वहाँ से 2 लाया, तो 2 प्लस 1 3। अब ये नई वैल्यू को फिर a को असाइन कर रहा है, a इज इक्वल टू 3, फिर a को प्रिंट किया तो a इज इक्वल टू 3, रिजल्ट आ गया। तो ये है एक अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इसमें दोनों का कॉम्बो है। पुलिस वाला गुंडा जैसे होता है ना, वैसे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, 2 in 1 कॉम्बो पैक। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चौथा ऑपरेटर में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पांचवा पंचुएटर्स। तो पंचुएटर्स के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोग इंग्लिश के एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं तो नहीं हूँ लेकिन तब भी
मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टू इंडिकेट द रिदम एंड द एम्फेसाइज ऑफ एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट्स एंड द प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं आपको सिंपली पंचुएटर्स का मतलब बताऊं तो पाइथन में पंचुएटर्स का सिर्फ एक ही यूज़ है कि आप जो लिख रहे हो उसको वो और कॉम्प्रिहेंसिव बना दे, उसको और अंडरस्टैंडेबल बना दे ना, कि क्या कर रहे हो। जैसे अगर आपने इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ डाली तो लिस्ट हो गया, इन दोनों के बीच में अगर आपने कुछ डाला तो वो डिक्शनरी हो गया, इसके बीच में अगर आपने कुछ डाला तो ये टपल हो गया, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अगर डाली तो ये टपल हो गया। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो ये कमेंट हो गया, इसका इस्तेमाल आपने मल्टी लाइन कमेंट में किया था। @ का इस्तेमाल कर सकते हो आप, कॉमा का इस्तेमाल आप सेपरेट करने के लिए, @ का इस्तेमाल कुछ खास इस्तेमाल नहीं है, जैसे एक पंचुएटर ये भी है, आप वो जीमेल आईडी पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हो। कॉलन का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा, जब आप रेंज लिखेंगे तब आपको कॉलम का इस्तेमाल बताऊंगा। फुल स्टॉप सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए = असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ असाइन करने जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, = क्या दिखाता है कि ये एक स्ट्रिंग है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या दिखा रहा है कि ये सब एक स्ट्रिंग है। तो ये सब आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करे, मतलब आप जो लिख रहे हो उसको और अच्छा बनाने के लिए आप पंचुएटर्स का इस्तेमाल करते हो। तो अभी हमने टोकन्स की पूरी माया को समझ लिया। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने तरह के होते हैं, वो जितने तरह के होते हैं उनके कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो आज पहला वीडियो था, आज के लिए इतना ही। फर्दर मुझे लगता है इसमें 2 या 3 पहले चैप्टर को फिनिश करने में 2 या 3, आज का वीडियो छोटा था, आगे आने वाला वीडियो और भी लंबा होने वाला है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा। और फर्दर अब मैं आपसे बताने वाला हूँ कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब चैनल को, अभी मुझको आपके चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन मुझे ये तो पता चलेगा कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। आपको नहीं पसंद आ रहा है आप वो भी बताओ, मेरे पढ़ाने में क्या फॉल्ट्स है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताओ, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।